कातिल को एक कत्ल करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कत्ल कैसे करे, क्योंकि वो एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था। उसने तमाम सीरियल्स देखे, नॉवेल पढ़े, OTT पे फिल्में देखी, वैसे फिल्में देखी, क्राइम के शोज देखे और एक लंबा वक्त रिसर्च करने में बिताया। जब ये सारी चीज़ें उसने देख ली तब उसे एक आइडिया आया। अब उस आइडिया पे काम करने के लिए उसके हर फेस की प्लानिंग करनी थी, A to Z। इसके लिए उसने बाकायदा स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, एक मर्डर की स्क्रिप्ट, एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट। और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उस परफेक्ट मर्डर को करने के लिए जो कुछ उसने किया, ये पूरी कहानी वही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 नवंबर 2018 को। राजस्थान का सीकर इलाके के हाईवे के किनारे कुछ अनजान लोगों की नज़र एक लाश पर पड़ती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस पहुंचती है मौके पर, लाश को उठाती है, अस्पताल ले जाती है। अब लाश की हालत ऐसी थी कि पहली नज़र में ये एहसास हो गया था कि इसका कत्ल हुआ है, लेकिन कातिल तब ढूंढा जाए जब पहले मरने वाले का पता हो। अब पुलिस ने सारी कोशिश कर ली, उसके कपड़ों से कोई ID कार्ड नहीं, कोई ऐसा सबूत निशान नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने उसकी तस्वीरें निकाली, उसके बारे में जितनी जानकारी इधर उधर चाहिए थी कोशिश की जुटानी, पोस्टर निकाले, पैम्फलेट बंटवाए और लाश मुर्दा घर में रखवा दिया। उसके सारे सैंपल भी ले लिए, उसके विसरा, उसके DNA, सब कुछ, तस्वीरें, वीडियोग्राफी भी कर ली। और अब इंतज़ार करिए कि बस इस लाश को कोई पहचाने और उसके बाद कातिल तक पुलिस पहुंच पाए। लेकिन वक्त बीतता गया, न मरने वाले का पता चला और न ही मारने वाले का। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। 10 महीने तक वो जिसकी लाश मिली थी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। अब धीरे धीरे सीकर पुलिस भी इस केस को भुला बैठी। उसे लगा पता नहीं कोई हाईवे से गुजर रहा हो, उसने लाश को फेंक दिया और यहाँ से निकल गया। न वो राजस्थान का होगा, ना आसपास के किसी और स्टेट का, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ आसपास के कई स्टेट में भी पुलिस ने, जो बॉर्डर सरहद लगता है, वहाँ भी उसकी तस्वीरें भिजवाई, सारे थानों में भिजवाई, लेकिन किसी ने उसकी शिनाख्त नहीं की। तो जब लंबा वक्त बीता तो फिर ये था कि सारी उसकी निशानी, तस्वीरें, उसके जो DNA सैंपल, विसरा, ये सब तो रख लिया। मतलब आगे चलकर अगर कभी इस लाश की शिनाख्त हो सके तो उसके बारे में जानकारी जो भी चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन लाश आप कब तक रख सकते हैं। तो इसीलिए फिर पुलिस ने जब लगभग खुद से हार मान ली तो उन्होंने तय किया कि अब इस लाश का पोस्टमार्टम नहीं बल्कि अंतिम संस्कार करा देते हैं। और वही हुआ। पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका था, तस्वीरें ली जा चुकी थी, DNA सैंपल पुलिस के पास मालखाने में। अब उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पुलिस इस केस को भूल गई और लगभग भुला ही बैठी थी, क्योंकि ये 6 नवंबर 2018 को लाश मिली थी। लगभग 10 महीने बीते थे और उसके बाद 8 सितंबर 2019, साल ही हो गया लगभग, अचानक उत्तराखंड की पुलिस राजस्थान के इसी सीकर इलाके में पहुंचती है और पुलिस की बाकायदा पूरी टीम, 5-6 लोग, सीधे वो गाड़ी रोकते हैं थाने के कंपाउंड में और जो भी थाने का इंचार्ज उसके पास पहुंचते हैं, अपनी ID दिखाते हैं, बताते हैं कि हम उत्तराखंड से हैं, देहरादून पुलिस है और एक केस के सिलसिले में आपसे मदद चाहिए। पूछा जाता है कि भाई बताइए कौन। तो एक तस्वीर निकालते हैं और वो तस्वीर सीकर पुलिस को दिखाते हैं, कहते हैं हमें इस शख्स की तलाश है। अब पुलिस उस तस्वीर को देखती है। तस्वीर देखते ही अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चूंकि उसी सीकर पुलिस स्टेशन का ये केस था, उनमें से एक पुलिस वाला फौरन उस तस्वीर को देखकर पहचान जाता है और कहता है साहब इसे मैं जानता हूँ। देहरादून पुलिस भी खुश कि चलो जिसकी तलाश में वो देहरादून से चलकर राजस्थान सीकर तक पहुंची है वो उसे मिल गया। पूछती है कहाँ, तो वो एक फाइल का बंडल देहरादून पुलिस के सामने रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो बस अब वो इसी फाइल में है, क्योंकि इस दुनिया में भय नहीं। देहरादून पुलिस बड़ी हैरान होती है, पूछती है क्या हुआ। तब सीकर पुलिस बताती है कि करीब 10 महीने पहले हमें सीकर हाईवे के करीब एक लाश मिली थी और हमने उस लाश की शिनाख्त की बड़ी कोशिश की, आसपास के तमाम राज्यों में भी, यहाँ भी, लेकिन लंबे वक्त तक किसी ने उसकी पहचान की नहीं। तो हमने बाकी उसके सारे सैंपल लिए, सारी चीज़ें तो कलेक्ट करके रख ली, तस्वीरें रख ली, फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
अब जब पुलिस ने वो पूरी फाइल देखी तो देहरादून पुलिस हैरान, तस्वीर सामने थी। अब देहरादून पुलिस ने कुछ लोगों को बुलाया सीकर और कहा आप आइए और इस तस्वीर को देखिए और ये जो सीकर पुलिस तस्वीर दिखा रही है इसको देखिए। वो लोग कोई और नहीं थे, उसी शख्स के रिश्तेदार थे जिसकी 10 महीने पहले लाश मिली थी, यानी वो जो मर चुका था। वो रिश्तेदार आते हैं और तस्वीर देखते हैं, लाश की तस्वीर देखते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं हाँ ये उनका बेटा है। उन्होंने बताया कि इसका नाम अजय है और ये कब से गायब है हमें नहीं मालूम। उसकी वजह उन्होंने बताई, क्योंकि पुलिस हैरान थी कि उसे ढूंढा क्यों नहीं। उन्होंने कहा इसे ड्रग्स की और नशे की लत थी, एक बार झगड़े में इसके हाथों एक खून हो गया था, बाद में वो जमानत पर बाहर आया। हमारी फैमिली, बिरादरी, पड़ोसियों में बड़ी नाक कटी, हम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसके बाद हमने कभी उसकी खबर नहीं ली कि वो कहाँ है, किसके साथ रहता है, किस हाल में है। और यही वजह है कि वो इतने दिनों तो गायब या कांटेक्ट नहीं किया, तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो इस दुनिया में नहीं है। अब इधर देहरादून पुलिस हैरान की जिसकी तलाश में वो यहाँ आई है, वो शख्स तो 10 महीने पहले मर चुका है। तो फिर जिस कातिल के तलाश में वो यहाँ आई थी, वो कातिल असली में कौन है? क्योंकि जिस शख्स की तलाश में देहरादून पुलिस यहाँ सीकर आई थी, ये वही अजय था जिसकी एक मर्डर केस में देहरादून पुलिस को तलाश थी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये तो 10 महीने पहले इसकी मौत हो चुकी है। और हैरानी इस बात की थी कि जो तारीख इसकी मौत की बताई थी सीकर पुलिस ने, उस कत्ल के बाद यानी उसकी मौत के बाद एक दूसरा कत्ल हुआ था और उस कत्ल के सिलसिले में अजय की तलाश थी। यानी देहरादून पुलिस जिस कातिल को ढूंढ रही थी वो अजय की मौत के बाद कत्ल हुआ था। तो ये कैसे मुमकिन था? एक मुर्दा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? देहरादून पुलिस बहुत कंफ्यूज, लेकिन सच सामने, अजय की मौत की गवाही सीकर पुलिस दे रही है, सारे सबूत हैं। पुलिस वापस लौटती है देहरादून और देहरादून जाने के बाद अब नए सिरे से कत्ल की तफ्तीश शुरू करती है। और इसी कत्ल की तफ्तीश के दौरान एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसके स्क्रिप्ट 10 महीने से लिखी जा रही थी। ये कहानी है अशोक और उसकी पत्नी कामना की। अशोक देहरादून में रहने वाला एक कंपनी में मुलाजिम, और वो इंजीनियर था। देहरादून में उसकी जॉब लगी थी, तो वो रहने वाला कहीं और का था, पहुंच गया देहरादून, वहाँ जॉब करता है, किराए के मकान में रहता है। इत्तेफाक से जगह पे वो किराए के मकान में रहता, वहीं बराबर में एक ब्यूटी पार्लर था और उस ब्यूटी पार्लर की ओनर, एक मालकिन, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था कामना। पड़ोस में रहने की वजह से अक्सर अशोक और कामना की मुलाकात होती। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। जब प्यार हुआ तो अब दोनों ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया। कामना के घर वालों की शर्त ये थी कि ठीक है, शादी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम कोर्ट मैरिज करो, क्योंकि आजकल के लड़कों का पता नहीं, शादी करके छोड़ देते हैं। चूँकि अशोक कामना से प्यार करता था और कामना भी अशोक से, इसलिए ये भी शर्त मान ली गई और दोनों परिवार की रजामंदी से अशोक और कामना की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनकी एक बच्ची भी हुई। इधर इस शादी के दौरान में हुआ ये कि अशोक के एक बुआ का लड़का था और उसका नाम अजय। अजय ठीक ठाक लड़का, लेकिन फिर बीच में वो नशे वशे के लत में पड़ गया और उसी नशे के लत के पड़ने के चक्कर में एक झगड़े में उसके हाथों एक खून हो गया। अब उसके माथे पर कातिल का ठप्पा लग गया। वो जेल गया, लेकिन बेल हो गई और वो बाहर आ गया। घर वालों ने उसे निकाल दिया। अब वो सीधे आ गया देहरादून, क्योंकि अशोक और अजय एक दूसरे को बहुत मानते थे, कज़न थे दोनों, बुआ का बेटा तो कज़न हुए, तो बचपन से साथ पले बढ़े थे एक दूसरे से, तब कज़न भी थे, दोस्ती भी थी। तो अजय ने उसे सहारा दिया। उसने कहा तुम यहीं रहो, कोई इशू नहीं। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। अब अजय की शादी हो गई। अजय की जब शादी हुई तो वो कामना के साथ रहने लगा, लेकिन उसने अजय के लिए एक अलग घर का इंतज़ाम कर रखा था, प्यार करता था। धीरे धीरे शादी के बाद अब ये हुआ कि कामना अपना बिजनेस फैलाना चाहती थी, प्रॉपर्टी का, और इधर अब अजय को भी लगा कि, बल्कि अशोक को, कि वो भी कुछ अपना बिजनेस करे। इस चक्कर में इन लोगों ने कुछ लोन लिए, करीब अराउंड 70 लाख हो गए, 70 लाख रुपए। अब इनमें से ज़्यादा बड़ा हिस्सा लोन का था कामना के, जो ब्यूटी पार्लर के नाम पे उसने लिया। अब इस लोन लेने के बाद ही अशोक और कामना की ज़िंदगी में एक परिवर्तन आया। अशोक को पहली बार अब एहसास हुआ कि कामना का किसी और के साथ अफेयर है।
और उसे शक था कि अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि जिस बैंक से उसने लोन लिया है उस बैंक का वो जो एजेंट जिसने लोन दिलाने में मदद की वो अक्सर घर आता था लोन के सिलसिले में कागजात डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तो अशोक के मन में ये बैठ गया, कई बार उसने बातें करते हुए देखा, कई बार फ़ोन पे, तो उसे लगा कि कामना और उससे लोन जिस बैंक ने दिया उसके एजेंट के बीच में कुछ है। अब इसी शक की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। कामना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अशोक के मन से वहम जाता नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसके अंदर लगा कि कामना झूठ बोल रही है, जिससे उसने प्यार किया वो उसे धोखा दे रही है। फिर उसने कहा क्या करें, तभी उसके दिमाग में आया क्यों ना कामना का कत्ल कर देते हैं। इसके साथ ही उसके मन में लालच भी आया। उसने कहा कि अगर कामना का कत्ल कर देते हैं तो एक तो बदला पूरा होगा कि उसने उसके साथ बेवफाई की, और दूसरा जो उसने 70 लाख के लोन ले रखे हैं उनमें से करीब 50 लाख के लोन तो कामना के नाम पर है। तो अगर कामना मर गई तो वो लोन तो कोई चुकाएगा नहीं और वो सारी चीज़ें फिर उसकी हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसने सोचा कि कत्ल कैसे करें। वो पेशेवर क्रिमिनल भी नहीं था, कभी उसने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन नफरत इस कदर हो गई थी उसको अपनी पत्नी से कि वो बस उसको रास्ते से हटाना चाहता था। अब उसने सोचना शुरू किया, बहुत सारी फिल्में देखी, OTT पे सीरीज देखी, क्राइम के शोज देखे, क्राइम के नॉवेल पढ़े, मतलब जितना आइडिया जहाँ से ले सकता था लिया, और आखिरकार उसे एक आइडिया मिला और उसी आइडिया पे अब उसने काम करना शुरू किया। अब इस आइडिया के तहत कामना का कत्ल करने के लिए या कत्ल करने से पहले उसे एक और काम करना था। एक ऐसा काम कि कामना का जब कत्ल हो जाए तो पुलिस उस कातिल को ढूंढे जो कातिल उससे बहुत दूर हो। उसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी इस कत्ल की, हर स्टेज पे क्या होगा। जैसे मनी हाइस्ट आई थी, उसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या होगा वो प्रोफेसर सब कुछ तैयारी करते थे। सेम ये इस तरह से ये अपने आप को एक प्रोफेसर के तौर पे ही मान के चल रहा था। तो उसने पूरी तैयारी की। अब इस तैयारी के दौरान ही अचानक एक कैरेक्टर उसके दिमाग में जो आया, जो पहला चेहरा सामने आया, उसका अपना कज़न, अपने बुआ का बेटा अजय। उसने कहा कि अजय तो अपने घर से निकाला हुआ है, माँ बाप उसकी खबर नहीं लेते, कोई और पूछता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक माथे पर कातिल होने का ठप्पा लगा हुआ है, नशा भी करता है। तो अगर अजय को कल को कुछ हो जाता तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसे अपने इस पूरी प्लानिंग का पहला किरदार, पहला कैरेक्टर अजय में दिखाई दिया। अब इसके बाद वो अजय के लिए पहले ही काफ़ी कर चुका था। उसने अजय से फिर से ज़्यादा मिलना जुलना शुरू किया, लेकिन इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ और करना था। इधर कामना से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी दौरान में उसे अब अजय को अपने घर भी लाना ज़रूरी था, क्योंकि ये उसकी साजिश का एक हिस्सा था। तो एक रोज़ वो अजय के पास जाता है और अशोक कहता है कि तो एक काम कर, अब हमारी शादी हो गई तो यहाँ कहाँ खाने पीने का कुछ ख्याल नहीं है, कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पर रहे। तो देहरादून में अजय को अपने साथ अपने घर पर ले आता है और कामना से कहता है कि वो यहीं रहेगा। इधर कामना और अशोक के बीच के रिश्ते वैसे ही ख़राब हैं, क्योंकि अशोक के मन में वहम है कि इसका कामना का कुछ अफेयर है। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है, लेकिन रहते दोनों एक ही छत के नीचे एक साथ, क्योंकि एक बेटी थी। तो अब वो अजय को ले आया। अजय के आने से कामना को गुस्सा आया कि आप अपने कज़न को यहाँ ले आए, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। कोई भी फैमिली जिसके ऊपर एक दाग लगता है तो थोड़ा उससे दूर होती है। तो उसको लेके फिर इन दोनों में बहस हुई। अशोक ने कहा नहीं, ये तो यहीं रहेगा, और काफ़ी दिन तक रहा। लेकिन जब साजिश के अगले फेज को पूरा करना था, उससे पहले प्लानिंग के तहत उसने अजय को एक दिन पहले कहा कि अब तू चला जा, बीवी गुस्सा करती है, तू वापस वहीं रह, बाकी मैं तेरी देखभाल करूँगा। अब अजय चला गया और उसने अजय को भेजा 28 अगस्त नहीं बल्कि अगस्त के पहले हफ्ते में अजय को घर से भेज दिया। अब अजय चला गया उसी अपने घर पे। अब ये अगस्त 2019, अगस्त का महीना और 2019 का साल है, और अगस्त का दूसरा हफ्ता है। इत्तेफाक से इसी दूसरे हफ्ते में अशोक का बर्थडे पड़ता था, और ये सब कुछ उसने प्लानिंग स्क्रिप्टेड है। अब उसके बर्थडे की तारीख आई। उसने अजय से कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग पार्टी करते हैं। उसने अपने 3 और दोस्तों को बुलाया अशोक ने, और कहा आज बर्थडे की पार्टी है। तो 3 दोस्त, अशोक और अजय, 5 लोग बैठकर अब एक पार्टी कर रहे हैं। पार्टी करते करते रात में अशोक कहता है अजय से कि तू बहुत इधर उधर भटक लिया, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी बीवी ने घर से तुझे बाहर कर दिया, तू यहाँ रहता है। मैंने तेरे लिए एक नौकरी ढूंढी है और मैंने बात कर ली है,
राजस्थान में वो नौकरी है सीकर में। तो सारी बात हो गई, तो चला जा और 2 दिन बाद तो नौकरी ज्वाइन कर ले, सैलरी वैलरी सब मैंने कर ली, अच्छा है, और तुझे पसंद नहीं आया तो मुझे बताना, फिर वापस बुला लूँगा। इधर अजय भी कई बार नौकरी तलाश रहा था, लेकिन उसके पुराने पाप को देखते हुए कोई नौकरी दे नहीं रहा था, क्योंकि एक तो बेल आउट था। तो बहुत खुश हुआ कि चलो उसका कज़न उसके बारे में इतना सोच रहा है। तो उसने कहा काम कर, तू आज ही रात पार्टी ख़त्म करते हैं और तू राजस्थान के लिए निकल ले, और ये हमारे दोस्त हैं, ये भी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, तो ये तुझे ड्रॉप कर देंगे। अजय को और क्या चाहिए। अब अजय गाड़ी में बैठता है अशोक के तीनों दोस्तों के साथ, गाड़ी चल पड़ती है देहरादून से, और ये गाड़ी पहुंचती है फिर सीकर जाने के दौरान में रास्ते में तीनों दोस्त, चूंकि अजय को काफ़ी पिलाया गया था बर्थडे पार्टी के नाम पे, उसका गला घोटते हैं, उसे पहले मारते पीटते हैं, फिर गला घोट देते हैं, उसके ड्रिंक में भी कुछ नशीली चीज़ मिला दी थी। गला घोटने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर सीकर के एक हाईवे के किनारे गाड़ी रोक कर उसकी लाश को फेंक देते हैं। उसके पास कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ते जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, और फिर लोग निकल लेते हैं। लौट कर आने के बाद वो अशोक को सारी बात बता देते हैं कि काम हो गया। अब अशोक का पहला फेज पूरा हो गया था स्क्रिप्ट के हिसाब से। असल में उसकी स्क्रिप्ट ही यही थी कि कत्ल करने से पहले, जो असली कत्ल करना है, उस कत्ल के कातिल को मार देना है। तो कहानी देखिए कैसी उसने सोची है कि उसे एक कत्ल करना है, पुलिस को उस कातिल तक पहुंचाना है, लेकिन उस कातिल का कत्ल होने से पहले हो जाना है। पहला फेज क्लियर हो गया। अब इसके बाद आती है 29 अगस्त 2019 की तारीख। जैसे ही पता चला कि अजय का काम हो गया, अब रात 11:30 बजे अचानक देहरादून की एक कॉलोनी से पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन जाता है कि एक घर में शूट आउट हुआ है। पुलिस की टीम पहुंचती है, जाती है तो देखती है कि बेड पर एक महिला पड़ी है, उसके सर में गोली लगी है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बराबर में एक बच्ची लेटी हुई है। वो महिला कामना थी, उसके सर में गोली मारी गई। पुलिस फौरन देखती है दूसरे कमरे में अशोक, उसके पेट के करीब से गोली निकल चुकी थी, बट ऐसी नहीं लगी थी कि जान को खतरा हो, लेकिन गोली उसे भी लगी थी। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, पूछताछ होता है। कामना तो मर चुकी, बच्ची गवाही दे नहीं सकती, ले दे के विटनेस एक ही अशोक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि रात 11:30 बजे का वक्त था, हम लोग खाना खाकर लगभग सोने जा रहे थे, तभी मेरा कज़न अजय घर में आ गया, और वो इस बात में गुस्से में था कि मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया था। वो यहीं रह रहा था, और अभी कुछ दिन पहले मेरी बीवी को पसंद नहीं था कि उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम हो, यहाँ रहे, तो उसने उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। तो वो आया था बेइज्जती का बदला लेने के लिए। उसने कहा कि भाभी तुमने मुझे क्यों निकाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसने गोली चला दी। मैं तब तक किचन में था, मैं सुनकर गोली की आवाज़ बाहर आया, तब तक उसने दूसरी गोली चलाई। मैं झुका, गोली लगी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये बयान दे दिया। अब पुलिस ने इस बयान की तफ्तीश शुरू की। चूंकि एक शख्स को गोली लगी, अब अशोक हॉस्पिटल में एडमिट है, पत्नी का कत्ल हो चुका है, पूरा मोहल्ला अफसोस कर रहा है। फिर इनकी प्रेम कहानी सामने आई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो फिर पता चला कि हाँ, यहाँ काफ़ी वक्त से अजय साथ रह रहा था। फिर ये भी पता चला कामना के घर वालों से कि कामना को ये बुरा लगता था कि अजय उसके घर में क्यों रह रहा है, उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है, और अशोक को ये शक था कि इसका किसी एजेंट से अफेयर है। तो पुलिस को सारी चीज़ें में लगा कि कहानी बिल्कुल सही है। अब पुलिस की नज़र में भी अजय ही कातिल था कामना का, और अजय ने ही अशोक पे गोली चलाई। अब देहरादून पुलिस अजय की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन जहाँ जहाँ नाकामी हाथ लगे अजय का कोई सुराग ही नहीं। पता चला जब से घर से निकाला है उसके बाद से अजय का कोई पता नहीं। कई हफ्ते बीत गए, पुलिस को समझ ही में नहीं आ रहा कि वो अचानक गायब कहाँ हुआ। मोबाइल भी यूज़ करता है, वो भी स्विच ऑफ है। फिर धीरे धीरे पुलिस को एहसास हुआ कि इस घर के अंदर ही कुछ सच छुपा हुआ है, और शायद वो अजय को गलत ढूंढ रहे हैं, उन्हें भटकाया जा रहा है, कुछ और दिखाया जा रहा है। अब पुलिस वालों का दिमाग चला तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तफ्तीश शुरू करते हैं असली वाली। तो सबसे पहले उन्हें डाउट था कि उसने भाभी को मारा, और ये उस वक्त रात 11:30 का टाइम बता रहा। रात 11:30 बजे वो किचन में क्या करने गया था, क्योंकि उसने बताया था खाना वाला पहले खा चुके थे। तो पुलिस ने अब बड़ी खामोशी से अशोक के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया और उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो पुलिस ने देखा कि हाँ, अजय से भी उसकी बात होती थी, और भी लोगों से होती थी, लेकिन उसने देखा कि जिस रात ये कत्ल हुआ और जिस दिन अजय को निकाला गया, उस दिन 3 और ऐसे नंबर थे जिससे अशोक बहुत सारी बातें कर रहा था।
अब पुलिस ने उन तीनों नंबरों को जब चेक किया तो वो 3 नाम आए। जब 3 नाम आए और बहुत ज़्यादा कॉल थे, इधर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी अशोक को। पुलिस ने अब पूछा कि ये बताइए कि आप जिस दिन ये 29 अगस्त 2019 जब कामना का कत्ल हुआ और उससे पहले जिस दिन आपका बर्थडे था उस दिन 3 नंबर ऐसे हैं जिस पे आपने बहुत बार बातचीत की और उधर से भी कॉल आया, ये तीनों कौन है? क्योंकि नॉर्मल डे में इन तीनों से आपकी इतनी बात नहीं होती। तो अशोक ने कहा कि ये तीनों उसके स्कूल के फ्रेंड हैं और बचपन से साथ हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे और इसलिए बातचीत हुई। पुलिस को लगा कि ये सही कह रहा है, लेकिन फिर पुलिस ने नोटिस किया कि जब कामना का कत्ल हुआ उस कत्ल के बाद से इन तीनों का एक भी कॉल नहीं आया। तो ये कैसे स्कूल के दोस्त हैं जिसके अपने दोस्त की वाइफ का मर्डर हो गया, पूरी दुनिया पूछ रही है, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, ये ना आए मिलने के लिए, ना उसे सांत्वना देने के लिए और ना ही कॉल करके उसको अफसोस जताया। तो ये कैसे दोस्त हैं? यहाँ से पुलिस का शक अशोक पे गहरा है। इसके बाद पुलिस ने अब सीधे उन 3 नंबरों को सर्विलांस पे लगाया। उन 3 में से 2 दोस्तों को उठाया, दोनों को उठाकर उन्होंने उसके साथ खेल खेला कि तुम्हारा भांडा फूट गया। अशोक ने सब सच बता दिया। वो गलत फहमी में थे, उन्होंने फ़ौरन मुंह खोल दिया। उन्होंने कहा साहब हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया अशोक ने किया, उसने हमें कहा था अजय का कत्ल करने के लिए। अब पुलिस फिर से देहरादून वाली शॉक्ड कि वो कामना के मर्डर के पूछताछ करने के लिए आए। वो कह रहा हमने कुछ नहीं किया, अजय का मर्डर उसने किया। तो उसने कहा अजय कौन? तो उसने कहा वही जिसका FIR में नाम है, कामना के कातिल के तौर पर। तो बोला कातिल के तौर पर मतलब वो कहाँ है? पता चला कि वो तो कामना के मर्डर से पहले ही उसका मर्डर हो चुका है। अब तीसरे दोस्त को फिर ढूंढा गया, तीसरा दोस्त भी मिल गया। और जब तीनों के बयान आए तो फिर अशोक के सामने बिठाया गया, फिर अशोक भी बैठ गया और फिर अशोक ने कहानी सुनाई। कहानी वही जो आपको शुरू में सुनाई कि वो एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था अपनी बीवी का सिर्फ शक की वजह से। और इस मर्डर को करने से पहले वो ये इंश्योर होना चाहता था कि पुलिस को वो उस कातिल तक पहुंचाए जो कातिल इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि मुर्दा कभी बोलेगा नहीं और सच कभी सामने आएगा नहीं। तो एक कत्ल से पहले उसे एक और कत्ल करना था, उस तथाकथित कातिल का कत्ल, और इसके लिए उसने अजय को चुना। तो करना था कत्ल बीवी का, लेकिन उस कत्ल को छुपाने के लिए उसने एक और कत्ल किया था। और फिर कत्ल के बाद लाश कहीं और फेंका। 10 महीने तक वो गुमनाम रहा। और जब ये खुलासा हुआ 3 दोस्त और अशोक के बाद, तभी देहरादून की पुलिस सीकर पहुंची थी उस थाने में, क्योंकि सीकर के पास हाईवे में उन्होंने लाश फेंकने की बात कबूल की थी। तो उस हाईवे का जो थाना लगता था उस थाने का नाम इन्हें पता था। और देहरादून पुलिस उस थाने में पहुंचकर उस अजय की तलाश करती है और तब कहानी सामने आती कि वो तीनों सच कह रहे थे। अजय को तो 10 महीने पहले ही मार डाला था। सोचिए कत्ल करने के लिए कातिल क्या क्या सोचता है। फिलहाल ये सभी जेल में हैं, ट्रायल अभी चालू है, मुकदमे का फैसला अभी आया नहीं, कभी आएगा तो अपडेट ज़रूर दूंगा। और इस चारा घोटाले को हालांकि हुए करीब जब शुरुआत हुई थी तो करीब 24-25 साल तो बीत गए, लेकिन कहते हैं कि जिस पीरियड में ये चारा घोटाला हुआ ये उससे बहुत पहले से चला आ रहा था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, जो चार्जशीट हुई, वो एक ख़ास पीरियड था 90 से लेकर 96 तक के बीच में। और कहते हैं कि इसकी जो रकम थी घोटाले की वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो CBI ने जांच की वो करीब 950 करोड़ रुपए का मामला सामने आया था। तो पूरी कहानी, पूरा घोटाला कैसे सामने आया, क्या कुछ हुआ था, अब आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। बात 1995 की है। बिहार में चुनाव होना था विधानसभा का। इससे पहले लालू प्रसाद यादव काफ़ी वहाँ पॉपुलर, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये उनका तीसरा टेन्योर था, तीसरी बार विधानसभा चुनाव में उतरे थे मुख्यमंत्री के पद के लिए। और उनकी पार्टी जब जो उस वक्त थी वो जनता दल पार्टी थी, तो जनता दल के ही बैनर तले वो सत्ता में आए, बिहार में मुख्यमंत्री बने। और पहली बार लोगों ने देखा कि एक आम आदमी जो अपने प्यून भाई के घर पे एक कमरे में कैसे रहता है अपने इतने बीवी और बच्चों के साथ, तो एक आम आदमी भी सत्ता तक पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये उस वक्त और ये सारी चीज़ें, और फिर लालू प्रसाद यादव जी का जो स्टाइल था उसने काफ़ी उनको पॉपुलर किया, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में। तो 1995 में चुनाव था, मार्च 1995 में इलेक्शन हो रहा था और लालू प्रसाद यादव जनता दल के बैनर तले तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए चुनाव मैदान में उतरे। दूसरी तरफ कांग्रेस, BJP, ये सारी विपक्षी पार्टियां थीं, समता पार्टी भी थी। और उस वक्त तक झारखंड नहीं बना था, झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसमें शामिल थी चुनाव में। चुनाव होता है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का कोई बहुत ज़्यादा असर दिखता नहीं है। लालू की पॉपुलैरिटी की वजह से
इस चुनाव में जनता दल को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिलती है और 324 बिहार विधानसभा की जो सीटें थीं उनमें से 167 जनता दल जीतती है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीतती है और लालू यादव तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब लगा कि सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है। करीब 8 महीने का वक्त बीत जाता है। 8 महीने तक वो बिहार के मुख्यमंत्री और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 8 महीने के बाद एक ऐसी चीज़ शुरू होती है जिसका अंजाम लालू प्रसाद की राजनीतिक करियर को एक तरह से लगभग ख़त्म कर देता है। 1995 में ही उस वक्त के बिहार के एक फाइनेंस कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम था एस विजय राघवन। तो फाइनेंस कमिश्नर बिहार सरकार के मातहत था। तो उन्हें कुछ लगा कि सरकारी फंडों में अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ घपला घोटाला चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो फाइनेंस कमिश्नर ने एक लेटर लिखा बिहार के हर डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और कहा कि वो जो भी उनके इलाके में जो सरकारी ख़जाने से पैसे निकाले जाते हैं उसकी ज़रा वो जांच करें और देखें, पूरी जानकारी दें किस किस जगह से कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस मद में कितने पैसे निकाले गए, कितना खर्च हुआ, उसका बिल है कि नहीं, रसीद दी गई कि नहीं। तो ये सारे डीएम को फाइनेंस कमिश्नर बिहार के एक लेटर लिखते हैं। सारे डीएम के पास ये लेटर जाता है। उसी दौरान में जो चाईबासा, एक ये अभी झारखंड में, लेकिन तब झारखंड बना नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार का हिस्सा था। तो चाईबासा के एक यंग डीएम, मतलब नया नया अभी वो आए, उनके अंदर जोश, कुछ करने का हौसला। तो ये मिस्टर अमित खरे चाईबासा में तैनात थे। जब फाइनेंस कमिश्नर का ये ऑर्डर आता है कि सभी अपने अपने सरकारी ख़जानों की जांच करें और देखें, तो 1985 कैडर के आईएएस अफसर अमित खरे ने भी कहा कि चलो मैं अपने जो भी मेरा एरिया में जो आता है वो सरकारी ख़जाने की सारी की जांच करते हैं। तो जब वो जांच कर रहे थे तभी उनके यहाँ पशुपालन विभाग में उन्होंने जांच के दौरान जो सारी कागजात और चीज़ें मंगाई, उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ से करीब 2 हिस्सों में, एक बार 10 करोड़ और एक बार 9 करोड़ हाल के वक्त में ही बिल दिए गए और यहाँ से खजाने से पैसे निकाले गए, लेकिन उस पैसे को निकालने का डिटेल नहीं दिया गया। मतलब ये पशुपालन विभाग बिहार सरकार को जो था वो एक्चुअली जो जानवर हैं, ख़ासतौर पर गाय, भैंस, सांड, इन सब की उत्पत्ति के लिए, इनकी बेहतर देखभाल के लिए, रखरखाव के लिए, इनके खाने पीने के लिए चारा, इनके दवा दारू के लिए, इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये पशुपालन विभाग बनाया गया। बिहार, यूपी और इन तमाम जगहों पे चूँकि कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पे खेती बाड़ी, तो इसलिए इसके लिए बाकायदा पशुपालन विभाग है। हालांकि एक अजीब बात यह थी कि पशुपालन विभाग के लिए कितना बजट होगा ये कभी तय ही नहीं हुआ था, बस लोग निकालते थे और वो खर्च करते थे। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि पशुपालन विभाग से ये चारा घोटाला जुड़ा हुआ है, तो पशुपालन विभाग में क्यों पैसे। तो जो भी इस तरह के गाय, भैंस और ये इस तरह के जानवर हैं, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए, ये अगर बीमार हैं इनके दवा के लिए, इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर सरकार खर्च करती है और अलग अलग इलाके में अलग अलग पशुपालन विभाग के तहत जानवरों को रखा जाता है। तो अमित खरे ने पाया कि चाईबासा के इलाके में पशुपालन विभाग से अलग अलग वक्त पे काफ़ी पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे निकाले जा रहे हैं उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार का एक नियम है कि अगर आप 10 लाख रुपए से कम खर्च करते हैं तो वो एक ख़ास अफसर होता है जिसकी सैंक्शन मंजूरी ज़रूरी है, उसके अलावा आप अपने आप खर्च कर लीजिए। लेकिन जहाँ रकम 10 लाख से ऊपर होता है तो फिर उसमें कई जगह से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, कई जगह से अलग अलग फाइलें जाती हैं, दस्तखत होता है, तो बड़े बड़े फिर अफसर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 10 करोड़ और 9 करोड़ 2 किस्तों में निकाले गए चाईबासा से, लेकिन वहाँ पे ये था कि उसकी डिटेल नहीं है, उसकी बिल नहीं है। तो उन्हें डाउट हुआ, जवाब मांगा, जवाब मिला नहीं, डिटेल मिला नहीं वहाँ के कर्मचारियों से। तो अमित खरे ने फिर उस दफ्तर पे जाकर रेड करने का फैसला किया। वो दफ्तर पहुँचते हैं। जनवरी 1996 की बात है ये, यहीं से शुरुआत होती है, जनवरी 1996। अमित खरे उस पशुपालन विभाग के दफ्तर पहुँचते हैं जहाँ चाईबासा में जाँच पड़ताल करते हैं। शायद उनके इस दफ्तर पहुंचने और रेड करने की खबर किसी ने उन्हीं के डिपार्टमेंट से लीक कर दी थी। तो उस दफ्तर में जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी फाइलें जलाने की कोशिश की गई, कुछ जल भी गई, बिल इधर से उधर हो गया। फिर भी उन्होंने जो वहाँ से समेटा उसमें देखा कि ज़्यादातर जो बिल बनाए गए हैं वो 10 लाख से कम के। अब 10 करोड़ निकाले गए लेकिन बिल 10 लाख से कम। उसकी वजह ये है कि अगर पूछा जाए तो फिर उसमें ये नहीं होगा कि फ़लाने अफसर का इस पर साइन था कि नहीं, उससे मंजूरी ली गई कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरी फाइल चलती है सरकारी महकमे में। तो 10 लाख से कम का बिल है तो फिर इसका मतलब है कि एक किसी को अथॉरिटी है, पावर है, वो साइन कर सकता है।
और जो खुद इस करप्शन में शामिल है तो वो कह देगा हाँ मैंने साइन किया है 10 लाख के बिल पे। तो ज़्यादातर 10 लाख से कम के बिल थे। यहीं पे उनको डाउट हुआ अमित खरे को कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और फिर बहुत सारे फाइल जला दिए गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो 10 लाख से कम के बिल भी मिले कि चलो हो सकता है जेन्युइन हो, तो उन्होंने उस बिल को खंगालना शुरू किया। तो वो बिल इस तरीके का था कि जैसे आपने जानवरों के लिए चारा ख़रीदा, उनके लिए दवाएं ख़रीदी, उनको अपने इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में भेजा। तो जब इन चीज़ों की जांच की कि आखिर वो कौन है सप्लायर जिसको पैसे दिए गए चारे के लिए, कौन है वो सप्लायर जिसको दवा के लिए पैसे दिए गए, जहाँ से दवाई मंगाई गई, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिससे गाड़ियाँ ली गई किराए पर जानवरों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। तो वो जो बिल में एड्रेस थे, उन जब एड्रेस की उन्होंने छानबीन की तो वो सारे पते फर्जी निकले। हैरत तो ये थी कि जानवरों को ट्रक से ले जाने का बिल था कि उसके ऊपर इतने इतने लाख रुपए खर्च हुए इतने टाइम समय में। तो वो जो नंबर लिखा हुआ था, पता चला कि वो स्कूटर के हैं, स्कूटी के हैं, बाइक के हैं, टेम्पो के हैं, ट्रैक्टर के हैं, एम्बुलेंस के हैं। मतलब बिल है ट्रक का लेकिन गाड़ियों के नंबर कुछ और हैं। तो वो सारे फर्जी निकले। उन्हें डाउट हुआ, और फिर जब वो पता चला, उन्होंने पूरी डिटेल की, तो सिर्फ चाईबासा के उस पशुपालन विभाग से उनका एक ख़ास टाइम मुद्दत के अंदर 37 करोड़ के घोटाले की जानकारी लगी जिसके बिल फर्जी पाए गए। जो जिस कंपनी का बिल है वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, जिस गाड़ियों से भेजा गया वो गाड़ी के नंबर ही नहीं है, जिन दवाओं की बात की गई कि दवा खरीदी गई वो कोई ऐसा मेडिकल स्टोर या वो कुछ था ही नहीं। तो इसी के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी फाइनेंस कमिश्नर को। फाइनेंस कमिश्नर ने इधर मिस्टर विजय राघवन ने फिर इस दौरान में बाकी डीएम से भी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी, चूँकि उन्होंने कहा था अपने अपने सरकारी खजाने की रिपोर्ट भेजें। फिर तो एक तरह से बाढ़ लग गई। चाईबासा से रिपोर्ट आने के बाद रांची से, वहीं झारखंड आपके गुमला, ये भी झारखंड में, पटना, डोरंडा, लोहरदगा और पता नहीं कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट ज़िले जहाँ से डीएम की रिपोर्ट आने लगी कि वो जब गए जहाँ गए तो सारे बिल जो है वो फर्जी निकल रहे हैं। जिनको भुगतान करने की बात कही गई है उस नाम की कोई कंपनी नहीं है, उस नाम का कोई शख्स नहीं है, उस पते पे कोई पता नहीं है जो पता लिखा हुआ था। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर फाइनेंस कमिश्नर के कहने पर और इन सारे डीएम के रिपोर्ट पर 420 फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी के तहत पुलिस को कहा गया कि आप मामला दर्ज करें। इसके बाद बिहार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है पहली बार। मुकदमा दर्ज करते ही करीब 100 से ज़्यादा पशुपालन विभाग के अफसर, कर्मचारी, सप्लायर या ठेकेदार, इन सबको हिरासत में लिया जाता है। और ये पहली बार हुआ था जब इतने बड़े पैमाने पे इन लोगों को गिरफ्तार करके और अब इनसे पूछताछ शुरू की जाती है। अब ये जब सारी चीज़ें आती हैं तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे बिहार सरकार पर उंगली उठती है। फिर इसके बाद जो चीज़ें आती है वो ये हैं कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो काफ़ी वक्त तक के लिए वो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी रहे, और उनके वित्त मंत्री रहते हुए भी इस पशुपालन विभाग में बिना बजट पास कराए हुए पैसे गए और लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं कहा, इस पर कोई उंगली नहीं उठाई। पता चला कि जितने भी 1991 में जब लालू प्रसाद यादव थे तब से ही उनको ये जानकारी में थी कि पशुपालन विभाग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की। बाद में जब ये सारी चीज़ें उठी तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी जांच कराएंगे, और लालू प्रसाद यादव ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई इस गिरफ्तारी और सारी चीज़ों पे। लेकिन कमाल देखिए कि उन्होंने कहा बिहार सरकार जो भी इसमें दोषी है पकड़ा जाएगा, उसको बख्शेंगे नहीं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, उन्होंने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। बाद में जो ये 3 सदस्यों की कमेटी थी, ये मामला जब सीबीआई को हो गया तो उसमें से वो जो 3 सदस्य थे उस कमेटी में, उनमें से 2 खुद चारा घोटाले के आरोपी पाए गए और उनको अरेस्ट किया गया और उनको जेल भेजा गया। तो इस तरीके से आई वॉश करने की कोशिश की गई थी उस वक्त। उस वक्त जब ये सारी रिपोर्ट आई तो चाईबासा से ये चुके शुरू हुई। तो जो चाईबासा के पशुपालन विभाग का जो अफसर था मेन, उसके खिलाफ 50 लाख रुपए गैर कानूनी तरीके से निकालने का जिसका बिल नहीं दिया, ये इल्ज़ाम आया और बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। जैसे ये बात लालू प्रसाद के सामने आई, उन्होंने फ़ौरन उसको कहा कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंशन का ऑर्डर भी चला गया, उसे ऑर्डर मिला भी। लेकिन 15 दिन के बाद वही अफसर उससे भी प्रमोट होकर बड़े पोस्ट पर पहुँच जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद उसके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं करते। और ये इस पूरे चारे घोटाले में से जो कड़ियाँ थी उनमें से एक अहम कड़ी था ये। तो ये सारी चीज़ें होती रही। इधर पुलिस ने सारे एफआईआर दर्ज किए। अब धीरे धीरे मीडिया में खबर आ गई। उधर 8 महीने पहले ही चुनाव हारे जो सारी विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस हो, समता पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इनको एक मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए। अब इन लोगों ने सरकार पर प्रेशर डालना शुरू किया कि बिहार पुलिस की जाँच या फिर इन कमेटी की जाँच, इनसे हम सहमत नहीं है, मामला बड़ा है, घोटाला बड़ा है,
इसलिए इसकी जो जांच है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सीबीआई को इसकी जांच दी जानी चाहिए। आखिरकार इसके ऊपर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन लालू प्रसाद माने नहीं। तो फिर ये तमाम पार्टियां और बाकी लोग ये पटना हाईकोर्ट पहुंचे और पटना हाईकोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि ये मामला बड़ा है और इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, बिहार पुलिस नहीं करनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने ये बात मान ली और 10 मई 1997 को, बल्कि 10 मई नहीं, उससे पहले सीबीआई को ये जांच करने का आदेश दे दिया और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस फैसले के, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस सक्षम है इस पूरे मामले की जांच करने में, इसलिए सीबीआई को देने का कोई मतलब नहीं है, पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लालू प्रसाद यादव या बिहार सरकार की इस अपील को नहीं माना और कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से अगर जांच होगी तो वो सीबीआई कर सकती है और ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई को सौंपने का मतलब था कि ये विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब सीबीआई पूरी जांच करती है और बिहार पुलिस को जैसे आप जांच में मैनिपुलेट कर सकते थे, यहाँ अब ये मुमकिन नहीं था। 11 मार्च 1996 को पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। 27 मार्च 1996 को सीबीआई ने चाईबासा, जहाँ से पहली बार ये शुरुआत हुई थी घपले की, मिस्टर खरे जो डीएम थे, वहीं से सीबीआई ने शुरुआत की और चाईबासा के सरकारी खजाने से जो पैसे निकाले गए थे उस मामले में पहला केस दर्ज किया। इसके बाद 10 मई 1997 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में जब पूरी अपनी जांच कर ली, 96 के बाद लगभग 1 साल तक जांच की और 97 में पहली बार सीबीआई बिहार के गवर्नर के पास जाती है और कहती है कि उसके पास प्रूफ है, सबूत है कि जितने भी इस चारा घोटाले के मामले में आरोपी पकड़े गए या पूछताछ हुई है, उनके सीधे सीधे रिश्ते जो हैं वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़ते हैं। इस दौरान क्या हुआ कि जब पटना हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया कि ये मामला सीबीआई जांच करेगी, तो लालू प्रसाद यादव के लिए अब मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई थी। उनके लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना भी मुश्किल हो गया था। खुद उनकी पार्टी जनता दल में आवाज़ उठने लगी कि चूंकि मामले की जाँच हो रही है तो लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन विरोध को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने फिर जनता दल से अलग होकर एक अपनी अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम दिया राष्ट्रीय जनता दल। तो अब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बनाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इसके बाद इनको सपोर्ट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस ने, क्योंकि पार्टी अलग होने के बाद जनता दल के बहुत सारे विधायक दूसरी तरफ चले गए थे। तो इन लोगों के सपोर्ट से फिर लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से। 25 जुलाई 1997 को, मतलब सीबीआई की जांच हाथ में आए हुए साल भर हुए थे, उन्हें लग गया था कि अब ये मामला टलेगा नहीं। तो 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया, नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल, और 28 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से। और ख़ुद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जांच जिस दिशा में जा रही है कभी ना कभी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। इसके बाद सीबीआई ने अपनी पूरी जो है छानबीन की और बिहार के गवर्नर के पास पहुंचे और कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है, जितने भी पकड़े गए हैं उनके रिश्ते जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहे हैं, कुछ के कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कुछ के मतलब हर पार्टी के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। तो गवर्नर ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद फिर सीबीआई न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि बिहार के एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा, उनको, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री थे चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, उनको, इसके अलावा 3 आईएएस अफसर थे, बाकी भी और सीनियर अफसर थे, इन सबको के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जैसे ही आरोप पत्र दाखिल किया उसके बाद लालू प्रसाद यादव 29 जुलाई 1997 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अग्रिम ज़मानत के लिए कि सीबीआई गिरफ्तार न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको अग्रिम ज़मानत देने से मना कर देती है क्योंकि सीबीआई ने कहा था कि उनके खिलाफ, लालू के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। तो उसी चीज़ को देखते हुए 29 जुलाई को ये अग्रिम ज़मानत नामंजूर की जाती है। जैसे ही ये नामंजूरी का फैसला सीबीआई के पास पहुंचता है, 30 जुलाई 1997 को सीबीआई सुबह सुबह पटना में लालू प्रसाद यादव को उनको घर के बाहर से
उनके घर से गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और तब तक ये मामला जो है अब सीबीआई के यूके विश्वास जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनको दे दिया था पूरे मामले की जांच करने के लिए। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी होती है, फिर सीबीआई उनसे पूछताछ करती है और लालू प्रसाद यादव को फिर जेल भेज दिया जाता है, पटना के बेऊर जेल। करीब 135 दिन, मतलब लगभग 5 महीने के करीब लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हैं। 12 दिसंबर 1997 को उनको फिर जमानत मिलती है, वो रिहा होते हैं। लेकिन जब रिहा होते हैं उसके बाद चारा घोटाले के एक दूसरे मामले में फिर उनको 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया जाता है और अगले साल 18 अक्टूबर 1998 को लालू यादव को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, बेऊर जेल भेजा जाता है, फिर वो वहाँ रहते हैं। इसके बाद फिर उनके और राबड़ी देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है और इसमें भी लालू को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर जमानत पर रिहा हो जाते हैं। 28 नवंबर 2000 को चारा घोटाले के एक और मामले में फिर लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस बार वो सबसे कम 1 दिन जेल में रहते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी कार्रवाई, आरोप पत्र, चार्जशीट सब चल रहा था। इस दौरान में एक नया डेवलपमेंट होता है। अक्टूबर 2001 में बिहार से अलग हटकर झारखंड एक नया राज्य बना दिया जाता है। इसकी अधिसूचना जारी हो जाती और अब झारखंड 2001 में एक नया राज्य भारत का बन चुका था, स्टेट। तो जैसे ही अक्टूबर 2001 में झारखंड बना, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, इस बीच में कई आवाज़ आई कि बिहार में चूँकि इधर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनके पति लालू पे इतना बड़ा इल्ज़ाम, जेल जाना आना, ये भी आया कि बेऊर जेल में वो कैदी की तरह नहीं रहते बल्कि उनको सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चारा घोटाले से जुड़े हुए सारे मामले की सुनवाई बिहार से बाहर निकालकर झारखंड में, रांची में हो। जिसके बाद फरवरी 2002 में रांची की स्पेशल सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। लंबी बहस चली, 2006 तक तो बहस और गवाह यही सब पेश होते रहे। उसके बाद 2013 से चारा घोटाले में फैसला आना शुरू हुआ। अलग अलग करीब 48 मुकदमे थे जो चारा घोटाले के अलग अलग जगहों पे थे और जिनमें 40 से ज़्यादा आरोपी थे। उस दौरान तक 11 की मौत भी हो गई, 3 सीबीआई के गवाह बन गए, 2 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और धीरे धीरे करके 4 से 5 मामलों में जो फैसला आया जिसमें लालू प्रसाद यादव को गुनहगार माना गया और उसमें उनको अलग अलग वक्त में सज़ा सुनाई गई। 30 सितंबर 2013 को सीबीआई जज ने पहली बार लालू प्रसाद यादव को और साथ में जगन्नाथ मिश्रा को, जो चाईबासा मामला था उसमें 5 साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद जो बाकी दूसरी जगह रांची के अलग मामले थे, देवघर का अलग मामला था, इन सारे मामलों में 5 साल, किसी में 7 साल, किसी में 4 साल, इस तरीके से सज़ा सुनाई गई और उनको कसूरवार ठहराते ही लालू एक तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई, मतलब वो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और इस दौरान में फिर जगन्नाथ मिश्रा की हाल में मौत भी हो गई। तो लालू प्रसाद यादव उसके बाद से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद। जब भी वो ज़मानत के लिए अप्लाई करते तब तक चारा घोटाले का कोई दूसरा फैसला सामने आ जाता, फिर तीसरा आ जाता। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रही। जो अभी तक सिलसिलावार इनका है वो ये है कि इस पूरे मामले में 38 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी, 3 सीबीआई के गवाह बन गए, 2 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लालू यादव पर चाईबासा के सरकारी खजाने से 37 करोड़ रुपए निकालने का जो मामला था वो माना गया। दुमका के सरकारी खजाने से 3.31 करोड़, देवघर के खजाने से करीब 84 लाख रुपए, चाईबासा के एक और खजाने से करीब 33 करोड़ और डोरंडा के खजाने से 139 करोड़, सबसे ज़्यादा यहीं से था। इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया और ये कहते हैं कि पूरा घोटाला वैसे 950 करोड़ रुपए सीबीआई ने जोड़ा, लेकिन कहते हैं कि ये इससे बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाकी के रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ें मिली नहीं। तो पूरे मामले में अब तक 53 मामले थे जो चारा घोटाले के पूरे बिहार और झारखंड से मिलाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे। 47 मामलों में फैसला आ चुका है, बल्कि 48 में आ चुका क्योंकि देवघर का भी फैसला आ चुका है, जिसमें से कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया है और साथ में जगन्नाथ मिश्रा को भी पाया। लेकिन कई मामलों में जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था, लेकिन अब खैर जगन्नाथ मिश्रा की वैसे ही मौत हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव जेल में है। बीच बीच में तबीयत और उनकी वो कभी सेहत ख़राब रहती है, दिल्ली के एम्स भी आए, मुंबई भी गए। फिर बीच में ये भी था कि उनको कुछ दिनों के लिए इसी हेल्थ ग्राउंड पे ज़मानत मिली, पटना में थे। तो अब उनका जो सफ़र है वो पटना से लेके रांची के बिरसा मुंडा जेल यहीं तक सीमित है। और कहते हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें
बहुत सारे राजनीतिक पंडित कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जेल में रहना, बाहर ना होना बड़ा नुकसान दे गया था राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि उनका अपने वोट बैंक के पीछे करिश्मा अलग है। लेकिन जो भ्रष्टाचार और जो घोटाला उन्होंने किया उसकी अदालत से उन्हें सज़ा मिली। और अब ये भी कि लालू प्रसाद यादव की भी तबीयत इधर लगातार ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य गिर रहा है लगातार, और इसी ग्राउंड पे कई बार बेल और ज़मानत की बात भी की। लेकिन कानून के लिए सब बराबर हैं। और चारा घोटाला ने एक ऐसे नेता को, जिसकी मतलब कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ देश में नहीं, इस पूरे घोटाले की अमेरिका, लंदन तक चर्चा हुई थी, तो हर जगह वो अपने बात करने के अंदाज़ या बोलने के अंदाज़ की वजह से लोगों के बीच में जाने जाते। लेकिन इस एक घोटाले ने, इस एक करप्शन ने लालू प्रसाद का पूरा करियर एक तरह से ख़त्म कर दिया, राजनीतिक करियर, क्योंकि अब वो चुनाव अभी 6 साल तक तो लड़ नहीं सकते, दोषी करार दिए गए। कुछ मामलों में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन ये वो घोटाला था। और दूसरी तरफ इस घोटाले का एक और अफसोसनाक सच ये कि इतने करोड़ों रुपए बिना फर्जी बिल के निकाल लिए गए। और बिहार में और झारखंड में उस वक्त जो जानवरों की हालत थी, गाय भैंस सांड, ये मर रहे थे, बीमारी से मर रहे थे, इनको दवा नहीं मिल रही थी, इनको सही खुराक नहीं मिल रहा था, इनका चारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंसान इतना लालची और भूखा हो गया था कि जानवरों के हिस्से का खाना, उनके हिस्से की दवाई वो अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो ये थी चारा घोटाला की पूरी कहानी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मौका मिले तो 11 बजे ज़रूर देखिएगा।